आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित कवि रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कवि रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे संकलित हैं। इन दोहों में कवि ने अनेक जीवन उपयोगी विषयों को लक्ष्य में रखकर व्यवहार कुशलता, उदारता, सहानुभूति, परोपकार, स्वाभिमान, सत्संगी, बड़प्पन आदि मानवीय गुणों का समावेश इन दोहों में किया है। तो इसमें सबसे पहला दोहा देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सिंचिबो फूले फले अघाय। यहाँ पर बड़े अने बड़ों को, लघु अने छोटा, न दीजिए डारी अने त्याग मत कीजिए अने छोड़ना नहीं चाहिए। साधे अने साधना या ध्यान देना, मूल ही अने जड़, और सिंचिबो अने सींचना, और फूले फले अने फलना फूलना, और अघाय अने भरपूर या मनचाहा। तो यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे से संकलित है। प्रसंग होगा, इन दोहों में कवि ने छोटे लोगों के महत्व और अपने जीवन में लक्ष्य पर ध्यान रखने की बात कही है। तो इसमें पहले दोहे में कवि ने कहा है कि रहीमन देखी बड़ेन को। कवि कहते हैं कि यदि आपकी बड़े लोगों से जान पहचान हो गई हो तो लघु न दीजिए डारी, तो अपने छोटे साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी इसी बात को कवि ने और स्पष्ट करते हुए कहा है कि जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी, यानी जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी वस्त्र को सिलना है तो वहाँ पर सुई काम आती है, एक छोटी सी सुई अपना काम कर जाती है। वहाँ पर तलवार अर्थात बड़ी वस्तु कोई काम की नहीं होती है। कवि ने अगले दोहे में कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में जो प्रमुख कार्य होता है, उसका अपना जो मुख्य कार्य होता है उसी पर ध्यान देना चाहिए। एके साधे यानी मुख्य कार्य, सब सधे यानी उसी पर ध्यान देना चाहिए। यदि वह उसी पर ध्यान देता है तो उसके सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, यदि मनुष्य क्या करता है, सब कामों को एक साथ करने का प्रयास करता है तो वह किसी एक कार्य में भी सफल नहीं हो पाता है। कवि ने अपनी बात और स्पष्ट करने के लिए कहा है कि रहीमन मूल ही सिंचिबो फूले फले अघाय। कवि कहते हैं कि एकमात्र जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष भरपूर फलता फूलता है। डाली और पत्तों को सींचने से कोई फायदा नहीं होता है। चाहे बहुत सारी डालियां हो और पत्ते हो तो उन्हें सींचने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि वृक्ष के सूख जाने की बात बनी रहती है। लेकिन यदि वृक्ष की जड़ को यदि सींचा जाए, प्रमुख कार्य को यदि सींचा जाए तो वह वृक्ष फलता फूलता है ना, और भरपूर फल देता है। तो यहाँ पर कवि ने विशेष में आपको ध्यान देना होगा कि कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कवि की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल भाषा है और उपदेशात्मक शैली है। नीति परक दोहा है तो उपदेशात्मक शैली होगी।
और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग। आगे देखिए, कदली सीप भुजंग। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति। स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। अब यहाँ पर कदली यानी केला, सीप यानी ऐसा जिसमें मोती बनता है, भुजंग यानी सर्प, स्वाति यानी एक नक्षत्र का नाम है ना, जो स्वाति एक नक्षत्र का नाम है जो वर्षा की बूंद कही जाती है। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यहाँ पर कवि ने संगति के महत्व के बारे में बताया है, संगति के प्रभाव के बारे में बताया है। कवि रहीम कहते हैं कि चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, वह जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कवि ने कहा है कि स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरती है तो वह भिन्न भिन्न संगति में भिन्न भिन्न रूप प्राप्त करती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के, सांप के मुख में जब गिरती है तो विष बन जाती है। अतः जैसी हम संगति करते हैं वैसा हमें परिणाम प्राप्त होता है। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। यहाँ पर कवि ने मनुष्य की स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर टिप्पणी की है, स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग किया है या टिप्पणी की है कि मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव के बारे में बताया है। कवि रहीम कहते हैं काज परे कछु और है। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य का संसार में काम पड़ने पर और काम हो जाने पर लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। मनुष्य का संसार में काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। कवि कहते हैं कि काम पड़ने पर वस्तु या व्यक्ति का बड़ा ध्यान और सम्मान रखा जाता है, परंतु काम निकल जाने पर उसकी उपेक्षा की जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। जिस प्रकार की दूल्हे के मोर को देख लीजिए, जब विवाह होता है तो दूल्हा उस मोर को बड़े सम्मान के साथ अपने मस्तक पर धारण करता है, और जैसे ही भंवरी के भय, जैसे ही विवाह के फेरे हो जाते हैं, उस मोर को विवाह के संपन्न होने पर उस मोर को नदी में बहा दिया जाता है। नदी सिरावत मोर, उसी मोर को क्या है, व्यर्थ समझकर, महत्वहीन समझकर उसे नदी में बहा दिया जाता है। तो यहाँ पर अगला दोहा देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। उत्तम यानी अच्छी, प्रकृति यानी स्वभाव, और
કરી શકત અને कर सकता, व्यापत अने फैला हुआ होना, और भुजंग अने सर्प। अब यहाँ पर संदर्भ तो वही होगा, कवि रहीम और नीति के दोहे। प्रसंग होगा, यहाँ पर कवि ने उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर कुसंग का प्रभाव न पड़ने की बात कही है। जो श्रेष्ठ स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि कहते हैं कि जो लोग श्रेष्ठ प्रकृति के होते हैं, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। का करी सकत कुसंग, उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन का जो वृक्ष है वह अपनी सुगंध से भरा होता है। अब आगे देखिए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ता हार। अब यहाँ पर संदर्भ वही होगा। प्रसंग में आपको बताना है कि इस दोहे में कवि ने सज्जनों के महत्व पर प्रकाश डाला है और उनके सम्मान को बनाए रखने की बात कही है। कवि कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए, अने सुजन अने सज्जन, अने जो सज्जन व्यक्ति हैं यदि किसी बात पर रूठ जाएं तो उन्हें 100 बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मोतियों का हार, यदि कोई मूल्यवान मोती का हार होता है तो यदि वह टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता है। वह जितनी बार टूटता है उसे हर बार फिर से पिरोने का प्रयास किया जाता है ना, उसे पिरोकर पुनः जोड़ लिया जाता है। उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की जो मित्रता होती है वह बड़ी मूल्यवान होती है। तो सज्जन पुरुषों की मूल्यवान मित्रता की रक्षा करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि यदि सज्जन व्यक्ति यदि किसी बात पर रूठ जाए, यदि 100 बार रूठे तो 100 बार उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सज्जनों की जो मित्रता होती है वह बड़ी मूल्यवान होती है। जिस प्रकार की मोतियों का हार जितनी बार टूटता है उसे हर बार फिर से पिरोने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार की मूल्यवान मोती के हार के टूट जाने पर उसे फेंका नहीं जाता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की मूल्यवान मित्रता की रक्षा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है ना। जैसे सुजन, ये क्या है? तद्भव शब्द है। मुक्ताहार तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो परोपकार करने वाले लोग होते हैं उनकी प्रशंसा की है। दूसरों की भलाई करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनकी प्रशंसा की है। तरुअर फल नहीं खात है,
कवि कहते हैं कि प्रकृति हमें परोपकार करने की भावना सिखाती आ रही है। उसके वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, यानी प्रकृति में जितने भी वृक्ष होते हैं वे अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, वे दूसरों के ही काम आते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान। इसी प्रकार तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, बल्कि वह दूसरों की प्यास बुझाते हैं। यही बात कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। सुजान यानी सज्जन, संचयी यानी एकत्रित करना। उसी प्रकार यही बात क्या होती है, सज्जन व्यक्तियों पर भी लागू होती है। वे केवल परोपकार के लिए, पर काज यानी दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय किया करते हैं, जबकि उनके धन का, उनकी संपत्ति का दूसरे ही लाभ उठाया करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने परोपकार करने वाले लोगों की प्रशंसा की है। आगे देखिए, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। यहाँ पर कवि ने धनी से निर्धन हो जाने वाले लोगों की पुरानी बातें कहने के स्वभाव पर व्यंग किया है। जो धनी लोग होते हैं वे किसी कारणवश यदि निर्धन हो जाते हैं तो वे अपनी पुरानी बातों के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों पर कवि ने व्यंग किया है। रहीमन असवा नैन ढरी, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात। कवि रहीम कहते हैं कि वर्षा ऋतु के अंतिम मास में, अश्विन मास, वर्षा ऋतु के अश्विन मास में उमड़ने घुमड़ने वाले जो बादल होते हैं वह केवल गरजते हैं, वे बरसते नहीं हैं। वे केवल घुमड़कर और गरज कर ही रह जाते हैं। इसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। इसी प्रकार जो धनी व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं वह अपने धन संपन्नता के दिनों की बातें बढ़ा चढ़ाकर किया करते हैं, अर्थात वे वास्तविकता को भुलाकर व्यर्थ के अहंकार में फंसे रहते हैं। अब अगला देखिए, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई। चाही निकारो गेहते, कस न भेद कही देई। असुआ ने आंसू, नैन ने नेत्र। यहाँ पर कवि ने नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं को थाम कर रखने की बात कवि ने कही है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी जो मन की व्यथा है उसे छुपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। यही सीख कवि ने इस दोहे में दी है। कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, नेत्रों के ढुलकने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि नेत्रों से निकलने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। जिय दुख प्रकट करेई, जिय ने हृदय। नेत्रों से निकलने वाले आंसू हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही देही। कवि कहते हैं
कि जब तुम किसी को घर से बाहर निकाल देते हो, जाही निकारो गेह, गेह अने घर। जब तुम किसी को घर से निकालोगे तो वह घर के भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। इसलिए हमें रोना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ दुख के दिनों को व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।